अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की अदलिया पर अब तनकीद करने की किसी को ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे मोअज़्ज़ज़ जज ख़ुद ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और उसकी एक झलक हमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में फ़ैसलों से नज़र आती हैं। हाल ही में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की नज़रसानी दरख्वास्तों पर जो अक्सरियती फ़ैसला आया और उसके बाद जो इख्तलाफी नोट आया है, उससे वाज़ेह होता है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस न सिर्फ ये कि ज़ाती तौर पे एक दूसरे का कोई लिहाज या इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो कवायद हैं, जो ज़ाब्ते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, उनका एहतराम भी ख़ुद मुअज़्ज़ज़ जज हज़रात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच जब सरीना ईसा की नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत कर रहा था, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की भी ये वो नज़रसानी दरख्वास्तें थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि FBI को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है 7-3 की अक्सरियत से कि वो सरीना ईसा और बच्चों के टैक्स मामलात की छानबीन करे, वो हुक्म वापस लिया जाए, क्योंकि सरीना ईसा ने कहा कि उन्हें सुने बगैर ये हुक्म दिया था। तो उस समाअत के दौरान 6 मुअज़्ज़ज़ जजों ने वाज़े तौर पे कहा था कि FBI की तरफ से जो मालूमात या जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 7-3 की अक्सरियत वाले फ़ैसले की रोशनी में तैयार की गई है, वो रिपोर्ट जो है गैर मौसर हो चुकी है, और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जो है वो नहीं देख सकती। तो 6 जजों ने बाकायदा हुक्म जारी कर दिया दौरान समाअत नज़रसानी दरख्वास्तों के, मगर उन 6 जजों के अहकामात को भी जो है उस पर भी अमल नहीं किया। और जो 4 जजेस थे जिनकी इख्तलाफी राय थी, इख्तलाफ राय था, इनका हाल ही में अभी एक अक़लियती इख्तलाफी नोट सामने आया है। उसमें वो लिखते हैं कि उन 6 जजों ने हमें रोका तो था कि FBI की मालूमात पे हम गौर नहीं कर सकते, मगर हम इस पे गौर कर रहे हैं, क्योंकि बकौल उनके वो सच की तलाश कर रहे थे, और सच की तलाश का हुक्म तो हमें कुरान और हदीस से भी मिलता है। यकीनी तौर पे सच की तलाश का हुक्म कुरान और हदीस में है, मगर उस तलाश के भी कुछ तकाज़े हैं। तो क्या हमारे इन 4 मुअज़्ज़ज़ जजों ने, जिनकी इख्तलाफी नोट लिखने वाले जजों ने, जिनकी रहनुमाई या जिनकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, उन्होंने तफसीली इख्तलाफी नोट लिखा है, क्या उन्होंने वो तकाज़े पूरे किए? तो जो जस्टिस उमर अता बंदयाल, जो अब माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस भी हैं, उन्होंने जो नोट लिखा है, किन हालात में उन्होंने FBI के उस रिकॉर्ड को भी इस्तेमाल किया है, और जिसके अंदर से कुछ ऐसी मालूमात को उन्होंने डिस्कस किया है कि जैसे वो मालूमात कोई बॉम्ब शेल हैं, कि जिससे मालूमात से जो है अगर वो आ जाती सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कोई सच का आतिश फ़शां फट जाता। अभी उन मालूमात पर भी हम ज़िक्र करते हैं, और उस FBI रिपोर्ट का भी जो नज़रसानी के मरहले पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो ये इख्तलाफी नोट लिखा है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा पस मंज़र दिया है कि किन हालात में जो है FBI की जो रिपोर्ट या FBI का जो रिकॉर्ड है, वो नज़रसानी के मरहले पे सरीना ईसा और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के दलाइल के दौरान सामने आया। सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल लिखते हैं कि नज़रसानी होता है जो आखिरी मरहला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले फ़ैसले पर गौर कर रही होती है कि हम उसमें कोई गलती रह गया उसको वापस ले लें या उसी को बरकरार रखें। तो ये आखिरी मरहला था। 7-3 की अक्सरियत वाले सुप्रीम कोर्ट के FBI के ज़रिए तहकीकात वाले फ़ैसले पे नज़रसानी के ऊपर दलाइल हो रहे थे। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने इख्तलाफी नोट में लिखते हैं, अब 6-4 के इस अक्सरियती फ़ैसले के इख्तलाफी नोट में, कि मौजूदा समाअत के दौरान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की तरफ से ये एतराज़ उठाया गया कि FBI ने जो भी रिकॉर्ड तक रसाई हासिल की है वो मालूमात गैर कानूनी तौर पे हासिल की हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ था कि आइन के तहत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही जजों के मामलात में तहकीकात कर सकती है। तो वो गैर कानूनी तौर पे FBI ने, और इल्ज़ाम था बैरिस्टर शहजाद अकबर और फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून और के अहकामात पे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी, इसलिए गैर कानूनी है।
इस पे जस्टिस उमर बंदयाल लिखते हैं कि 7-3 का जो फ़ैसला था जिसमें हमने FBR को हुक्म दिया था, उस फैसले में जो 3 जजों ने इख्तलाफ किया था कि FBR को हुक्म नहीं दिया जा सकता, उन्होंने इस बात की अपने उस 7-3 के फ़ैसले में निशानदही की थी कि मालूमात को गैर कानूनी तौर पे इकट्ठा किया गया। और जस्टिस उमर बंदयाल लिखते हैं कि जो मेजॉरिटी थी, जो 7-3 में जो मेजॉरिटी थे, उस वक्त 7 जजों में जस्टिस उमर बंदयाल मेजॉरिटी में थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़। तो जस्टिस उमर बंदयाल लिखते हैं कि उस वक्त हम 7 जज जो हैं अक्सरियत में थे, हम ये गैर कानूनी मालूमात के गैर कानूनी तौर पे इकट्ठा करने के मामले पे खामोश थे, हमने कोई राय नहीं दी, हम चुप रहे। तो आगे जाके लिखते हैं कि हमने खामोश रहे और हमने उस जो मवाद इकट्ठा किया गया था उस हवाले से कोई राय नहीं दी कि वो गैर कानूनी था या नहीं, और हमने उसका एक हल निकाला। बकौल जस्टिस उमर बंदयाल के तहरीरों से लगता है कि मौजूद जज ने उसका हल निकाल लिया। हल क्या था? जस्टिस उमर बंदयाल लिखते हैं कि हमने FBR को हुक्म दिया कि वो जो लंदन में जायदादें हैं उनकी प्रॉपर्टी के ज़राए मालूम किए जाएँ, यानी जो काम पहले वो इलीगल कर रहे थे। तो जस्टिस उमर बंदयाल कहते हैं हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट उनको FBR को कानूनी अख्तियार दे दिया कि वो लंदन की जायदादों की तहकीकात करें। तो वो इन्फॉर्मेशन जो फिर हमारे हुक्म के तहत इकट्ठी की गई, ज़ाहिर बात है इन्फॉर्मेशन तो पहले की उनकी फ़ाइलों में पड़ी थी। जस्टिस उमर बंदयाल ने सिर्फ एक 7 जजों की तरफ से डायरेक्शन दे के उस तमाम मालूमात को ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगा दिया कि ये मालूमात हमारे कहने पे इकट्ठी की गई। अब कौन फ़ाइलों में जाके देखेगा कि वो पहले बैरिस्टर शहजाद अकबर के कहने पे या फ़रोज़ नसीम के कहने पे इकट्ठी हुई या जस्टिस उमर बंदयाल के हुक्म के बाद इकट्ठी हुई। बहरहाल उन मालूमात पे जस्टिस उमर बंदयाल का कहना है कि हमने वो जो गैर कानूनी तौर पे इकट्ठी की गई मालूमात का मामला था, हमने उसका हल ये निकाला कि हमने फिर हुक्म दे दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है तो फिर तो मालूमात कानूनी तौर पे इकट्ठी हो सकती हैं। अब पता नहीं ये कौन सा आइन और कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ख़िलाफ़ सरकारी मुलाज़िम FBR में बैठ के तहकीकात कर सकते हैं। तो ये उन्होंने हल निकाला। और फिर आगे लिखते हैं जस्टिस उमर बंदयाल कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है, जो टैक्स के हुकाम हैं, वो उनका जो मालूमात इकट्ठी करने का जो अमल था वो सब कानूनी हो गया, ताकि हम सच तक पहुंच सकें। क्योंकि सच जो है वो कुरान और हदीस में कहा गया कि सच तक पहुंचो, और कुरान और हदीस में सच तक पहुंचने के लिए सिर्फ कोई जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जैसा कोई कुर्बानी का बकरा मिल जाए तो और ही अच्छा। वो कहते हैं कि इस अच्छी कॉज के लिए मरना बहुत अच्छा, कोई और मरे तो और भी अच्छा। तो उस सच के लिए पहुंचने के लिए जस्टिस उमर बंदयाल या उनके साथी जजों ने या सुप्रीम कोर्ट के किसी और जज ने अपने असासे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं डाले, मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सच तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने अख्तियारात का और कुरान और हदीस का खूब इस्तेमाल किया। फिर आगे जाके एक और जो काम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो 6 मुअज़्ज़िज़ जज थे, उन्होंने सरीना ईसा और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़रसानी दरख्वास्तें कबूल कर ली और ये करार दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने FBR को हुक्म दिया था कि तहकीकात करें, रिपोर्ट तैयार करें, वो गैर आइनी था। तो इसलिए अब जो भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, वो रिपोर्ट या वो मालूमात या कोई भी डॉक्यूमेंट्स अब वो गैर मौसर हो गए, वो गैर कानूनी हो गए, गैर आइनी हो गए, उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये 6 जजेस का हुक्म 6 जजेस ने दिया था, जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम ख़ान मियाँ खेल और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान। इन्होंने ये कहा कि FBR की जो रिपोर्ट तैयार है वो रद्दी की टोकरी खू खाते, वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे तैयार की गई। ना तो सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में FBR के सरकारी मुलाजमों से तहकीकात करवाए, और ना ही बैरिस्टर शहजाद अकबर या फ़रोज़ नसीम को अख्तियार है। तो ये अच्छा, इस हुक्म के बावजूद भी जस्टिस उमर बंदयाल जब अपने 4 जजों का इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं जो नज़रसानी के आखिरी मरहले पे, तो उसमें फिर उस इंफॉर्मेशन का और उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। अब जस्टिस उमर बंदयाल जो हैं अपने साथी 6 जजों के हुक्म के बावजूद भी उन
FBR की रिपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो FBR रिपोर्ट गैर आइनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे 6 जजों के मुताबिक तैयार की गई थी। अच्छा, आगे जा क्या कह रहे हैं, हम केस सुन रहे थे तो एक क्रूशल इंफॉर्मेशन, बड़ी अहम मालूमात एकदम सामने आ गई, जो कि इस बात को साबित करती है कि हमने FBR को दुरुस्त अहकामात दिए थे। अच्छा, अब मालूमात ये साबित करती है कि जो हदायत थी वो दुरुस्त थी। मतलब पहले हदायत तो हमने तुक्के में लगा दी, अगर ये मालूमात ना आती तो फिर आप कह सकते थे कि वो हमारी हदायत जो हैं वो गलत थी। लेकिन क्योंकि अब मालूमात आ गई हैं, हमारा तुक्का तो लग गया, हमने तो जो हदायत दी थी FBR को वो तुक्का चल गया और ये मालूमात आ गई, तो इसलिए वो हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है। तो ये जस्टिस उमर ताब बंदयाल कह रहे हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन आई है लंदन की जायदादों के ज़राए कैसे वो ख़रीदी गई, तो जो मेजॉरिटी जजमेंट जो 7-3 की थी पुरानी, उसमें FBR को कहा गया था कि इस लंदन की जायदादों का पता चले, और जो बाद में फिर 6 जजों ने कहा नहीं ये गलत है और रिपोर्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जैसे उमर ताब बंदयाल कहते हैं अब एक नया मटेरियल सामने आ गया है, यानी पहले जो उन्होंने 7-3 की अक्सरियत दी थी, फैसला दिया था FBR को, उस वक्त इनके पास ये मटेरियल नहीं था। उस वक्त हवा में एक तीर चलाए जा रहे थे और तुक्के लगाए जा रहे थे और वो काम आ गया। तो अब एक नया मटेरियल आ गया है कि जो मटेरियल साबित करता है कि जस्टिस फायज़ ईसा जो हैं वो इतने भी मासूम नहीं हैं। फिर ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा पस मंज़र बताएं कि ये नया मटेरियल जो है, ये FBR की जो मालूमात हैं लंदन जायदादों के हवाले से, वो आगे जाके बताते हैं वो मटेरियल क्या है, उसकी क्या अहमियत है। वो कहते हैं कि पस मंज़र ये है कि मिसेस सरीना ईसा जो हैं वो नज़रसानी के मरहले में दलाइल दे रही थी, और दलाइल ये दे रही थी कि FBR को हदायत गैर आइनी है और आप ये नहीं कर सकते, आपने मुझे सुने बगैर कैसे हदायत दे दी। तो जैसे उमर ताब बंदयाल कहते हैं कि वो जो मालूमात आई हैं FBR की रिपोर्ट में, इसका मतलब है सरीना ईसा को सुने बगैर भी अगर हमने मालूमात दी हैं तो वो भी, इसका मतलब है वो हमारी हदायत ठीक थी। तो जैसे उमर ताब बंदयाल कहते हैं कि सरीना ईसा ये कह रही थी कि जो FBR के असेसमेंट ऑर्डर है, जो रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट, वो जो तहकीकात कर रहे हैं वो 7-3 के अक्सरियती फ़ैसले की रोशनी में जो FBR वाले कर रहे हैं, तो वो कोई जुल्फ़कार अहमद साहब हैं इनकम टैक्स के अफसर, तो वो ये तहकीकात कर रहे हैं। और उसमें बकौल जस्टिस उमर ताब बंदयाल के सरीना ईसा ने कहा कि जुल्फ़कार अहमद साहब जो रिपोर्ट उन्होंने जो दी है उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि सरीना ईसा के अकाउंट से $7,37,503 पाउंड और $17,966 जो हैं वो बरतानिया में ट्रांसफ़र हुए 2003 से 2013 के दौरान, जिससे ये साबित होता है कि उनके पास ये जो हमने बैंकिंग चैनल से रकम ट्रांसफ़र हुई, हमारे पास इतने ज़राए थे कि हम लंदन की जायदादें ख़रीद सकते। ज़राए साबित हो गए। अब जैसे उमर ताब बंदयाल ख़ुद उनके बयान को रिपोर्ट करके मान रहे हैं कि इतनी रकम में फ़्लैट्स आते थे और इतनी रकम पाकिस्तान से गई, तो फिर एतराज़ क्या है, वो फिर आपको बताते हैं। एक नया कार्रवाई डाली गई, एक अकामा निकाल लिया गया, पनामा की तहकीकात में से एक अकामा निकाला गया, उस अकामे के बारे में भी आपको बताते हैं। बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि ये सरीना ईसा का मकसद ये था FBR की रिपोर्ट का हवाला देने का कि वो तस्दीक कर रही है हमारे ज़राए को कि हमने इतने ज़राए थे तो हमने जायदाद ख़रीदी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इनकम टैक्स अफसर का जो असेसमेंट ऑर्डर है वो मुकम्मल तौर पे हमारे हक़ में नहीं है, उसमें दूसरे भी बड़ी ही जो हैं गलत चीज़ें भी हैं जो मेरे ख़िलाफ़ जाती हैं, और वो एतराज़ कर रही हैं इनकम टैक्स के अफसर के। एक एतराज़ तो ये था ना कि वो कर ही नहीं सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे वो कर रहा है इनकम टैक्स का बंदा, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे सुने बगैर हुक्म जारी किया, तो हुक्म भी गैर नहीं था। दूसरा ये भी था कि वो तासुब का शिकार था, बायस का शिकार था, और वो जो है सरकारी असर रसूख के नीचे था। वो तमाम वजूहात उमर ताब बंदयाल साहब ने इस पर जिक्र नहीं किया, और उमर ताब बंदयाल साहब लिखते हैं she informed that although the assessment order was partially favorable to her, she had filed an appeal against it on other points. कुछ दूसरे इश्यूज़ पे हमने उनको चैलेंज किया, और उन इश्यूज़ का हालांकि जिक्र हुआ था कोर्ट में, लेकिन जैसे उमर ताब बंदयाल ने जिक्र नहीं किया। मतलब कि सरीना ईसा इनकम टैक्स अफसर की उस रिपोर्ट को वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो उसकी मुखालफत कर रही थी, मगर बावजूद इसके, जैसे उमर ताब बंदयाल कहते हैं, तो सरीना ईसा खुद उसका जिक्र कर रही थी, तो इसलिए हमने वो FBR के डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पे लाया।
इसके अलावा सरीना ईसा और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा हैं, उनको ये भी शिकायत थी कि चेयरमैन FBI ने जो जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट भेजी है, हमें तो उस रिपोर्ट का भी नहीं पता। अब ज़ाहिर बात है वो एक फ़ैक्ट बता रहे हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो रिपोर्ट मांगना चाह रहे हैं या वो रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं, हमसे पूछा ही नहीं गया उस रिपोर्ट की तैयारी में, कुछ हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया, वो जायज़ बात थी। लेकिन जस्टिस उमर ताहा बंदयाल ने सरीना ईसा की शिकायत को ऐसे इस्तेमाल किया कि कहा कि ओहो ये तो बड़ा गलत हो गया, आपको नहीं पूछा गया, चलें ठीक है। और फिर अगर नहीं पूछा गया तो फिर हम वो रिपोर्ट मंगवा के आपको दे देते हैं। अब नज़रसानी के मरहले पे सरीना ईसा ने चैलेंज किया हुआ है कि FBI जो है, सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे ही नहीं सकती थी FBI को कि वो रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। और जैसे उमर ताहा बंदयाल इसमें लिख रहे हैं कि हमने उसे कहा कि अच्छा आपको रिपोर्ट नहीं दिखाएगी, आपसे पूछे हुए तैयार होगी, तो चले फिर हम आपको दे देते हैं। तो जैसे उमर ताहा बंदयाल कहते हैं कि सरीना ईसा ने शिकायत की कि उनको कापी नहीं दी गई, और इस शिकायत का अजाला करने के लिए अदालत ने फिर ऑर्डर दिया 19 अप्रैल 2021 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी को, मतलब कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी कंफर्म करवा लिया कि रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंच गई है, और उसको ऑर्डर दिया कि भाई उसकी एक कॉपी सरीना ईसा को भी दे दें। मतलब ये रिव्यू में सारी बातें हो रही हैं, और ये FBI की रिपोर्ट को जानबूझ के ना सिर्फ ये कि जुडिशल काउंसिल के उस पर रिकॉर्ड को तस्दीक कर दी गई कि आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की नज़रसानी के मरहले पे भी उस रिपोर्ट को शामिल कर लिया गया। हालांकि नज़रसानी के मरहले पे मामला जो था कि रिपोर्ट का नहीं था कि रिपोर्ट अच्छी है बुरी, मामला था कि सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर दे ही नहीं सकती थी, वो रिपोर्ट आइन और कानून की नज़र में वजूद ही नहीं रखती, उसको कंसीडर ही नहीं होना चाहिए। मगर जस्टिस उमर ताहा बंदयाल ने इस बात को यकीनी बनाया अपने उस तमाम अहकामात से, क्योंकि वो बेंच के सरबराह थे, तो बतौर सरबराह 10 रुकनी बेंच उन्होंने उस रिपोर्ट को नज़रसानी के मरहले पे भी डिस्कस किया, और एक किस्म का तासुर यह दिया कि सरीना ईसा को FBI की रिपोर्ट पे एतराज़ था, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे एतराज़ नहीं था कि वो FBI से रिपोर्ट ही नहीं बनवा सकते थे। फिर जस्टिस उमर ताहा बंदयाल कहते हैं कि अगले दिन फिर हमने वो रिपोर्ट और वो तमाम दस्तावेज़ात जो FBI की रिपोर्ट थी, वो तमाम जो 13 मुतासरा लोग थे उन सारों को फ्रीकेन को उसकी कॉपियाँ दी, और उन कापियों में जो है ये असेसमेंट ऑर्डर भी था वो जुल्फ़िकार अहमद साहब का इनकम टैक्स का, और फिर चेयरमैन FBI की रिपोर्ट भी थी, और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट से, और कुछ बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स से। ये बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स को भी आप रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, वो आगे जाके बताऊंगा। जो अकामा निकाला उन्होंने, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर पनामा के इल्ज़ामात थे और अकामा निकाल के उनको पकड़ा गया, फिर कि ये रिकॉर्ड हमने फिर फ्रीकेन में तकसीम कर दिया। सबसे जो अहम इंफॉर्मेशन आई अब बकौल जस्टिस उमर ताहा बंदयाल की, अब वो FBI की मालूमात पे अपने नोट में डिस्कस करना शुरू हो गए, बावजूद इसके कि 6 जजों ने अक्सरियती हुक्म के ज़रिए उसी वक्त कह दिया था कि ये रिकॉर्ड वापस किया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और ये FBI को, और इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। जस्टिस उमर ताहा बंदयाल ने बतौर सरबराह 10 रुकनी बेंच खिलाफ वर्जी की अपने 6 जजों के अक्सरियती हुक्म की, और अपने इख्तलाफी नोट में आप उसको डाल रहे हैं, उसको जिक्र कर रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की ज़ात को मशकूक बनाने के लिए, उनके किरदार को मशकूक बनाने के लिए। इसमें कोई आइनी नुक्ता नहीं है, और वो मालूमात आप रिकॉर्ड पे ला रहे हैं जिन मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशल काउंसिल देख सकती थी बंद कमरे के अंदर। लेकिन ये मालूमात भी क्या है, ये भी जो खुदा पहाड़ जो चूहा निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो मालूमात आई कि एक बैंक का एक फॉर्म उनके हाथ लगा जिसमें जो सरीना ईसा का और एक फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट है सरीना ईसा का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कराची में। तो इस अकाउंट से सरीना ईसा ने 7,37,503 पाउंड और 17,966 डॉलर जो हैं वो UK में ट्रांसफ़र किए थे प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए। और जो फॉर्म है वो बैंक की जो स्टेशनरी का, उस पर सरीना ईसा के और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा दोनों के साइन हैं, और इस फॉर्म में वो एक्सटेंसिव पावर दी गई हैं जस्टिस फ़ाइज़ा को भी और सरीना ईसा को भी कि वो फॉरेन करेंसी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अब जस्टिस उमर ताहा बंदयाल साबित ये कर रहे हैं कि जस्टिस पहले उन्होंने कहा कि ज़राए आमदन मनी लॉन्ड्रिंग ना हुई हो, गैर कानूनी ज़राए आमदन ना हो। अब ये कह रहे हैं कि फ़ाइज़ा साहब ने गलत बयानी की। क्या गलत बयानी की? कि कोर्ट को कहा कि जी मेरा उसकी अपनी जायदादें, अपने असासे तो उसने ख़ुद बनाए, तो वो अब कोर्ट के सामने क्योंकि गलत हो गए, तो अब चलो एक नया रेफरेंस और नई इन्फॉर्मेशन आ गई है, और रिव्यू के स्टेज के ऊपर।
फिर आगे जाके उस मालूमात के बारे में वो कह रहे हैं कि आगे जाके कहते हैं कि ये फॉर्म जो है वो उस पर दोनों के साइन हैं और उससे ये वाज़े हो रहा है कि कुछ चेक्स जो है 1,25,000 पाउंड के एक चेक जो उसी अमाउंट का जो हिस्सा थे वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा हुए। और ये लॉ फर्म जो जस्टिस फ़ाइज़ा की उनके पार्टनर थे मिस्टर एहसन ज़ाहिर रिजवी, जो जस्टिस फ़ाइज़ा के पार्टनर थे लॉ फर्म के। 2009 में उन्होंने ये चेक लॉ फर्म की तरफ से सरीना ईसा के अकाउंट में जमा कराए और उस वक्त जस्टिस फ़ाइज़ा भी उस लॉ फर्म के पार्टनर थे। और वो चेक्स की कॉपीज़ भी जो हैं वो और इसी तरह कोई 1 लाख पाउंड का भी चेक है और ये चेक्स की कॉपीज़ और दूसरी भी अमाउंटें 25,000 पाउंड की हैं और ये तमाम चेक की कॉपी जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। और ये FBI ने डिग आउट कर ली है, निकाल लिया जी, अकामा निकाल लिया। सबसे अहम बात यह है कि वो अमाउंट की पेमेंट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई, क्या वो जो प्रॉपर्टी थी, वो जो ऑफिस था लॉ चैम्बर का, क्या वो किराए पे सरीना ईसा की जायदाद पे बनाया गया था, क्या उस मद में सरीना ईसा को पे किया, अभी तक ये मालूमात सामने नहीं आई। मगर जिस तरीके से ये जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऑर्डर पे FBI के मुलाजमों ने ये इंफॉर्मेशन डिग आउट की, अपनी तरफ से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है और उसकी भी वजाहत वो अभी सामने आ जाएगी। लेकिन ये तमाम आइनी, कानूनी और सुप्रीम कोर्ट के कवायद के और रवायात के ज़ाब्तों के बरखिलाफ़ और ज़ाब्ता कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ एथिकली जो है आपने डिग आउट किया बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने साथी जज के हवाले से और सरकारी मुलाजमों के दिए, जिसको कहते हैं ना फिशिंग, कंडा डाल के बैठे हुए कोई मछली हाथ आ जाए, तो ये आपके पास निकला। और इसकी भी क्या अहमियत है कि जनाब आपने वो कहा था कि मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो अब ये आपका भी साइन हुआ है, इसका मतलब 2009 में 12 साल पहले आपने किया था और FBI ने 12 साल पीछे जाके वो सारा काम किया कि जो आम टैक्स के शहरी को, ये सरीना के रिकॉर्ड से उन्होंने निकाला। आप ये देखें, सरीना के रिकॉर्ड से सारा निकाला। एक आम शहरी के लिए सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है, उसको सुने बगैर कि इसके टैक्स रिकॉर्ड डिग आउट करो, इसको बुलाओ, इसके बच्चों को बुलाओ। तो ये वही काम हुआ जो काम GIT के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में करवाया था। और आपको पता है कि पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार ने तो बगैर ट्रायल के बैड कॉप बन के फारिग कर दिया। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस एजाज अफजल और तीसरे जो जस्टिस अजमत सईद शेख, उन्होंने गुड कॉप बन के नहीं हम ट्रायल करेंगे। तो ये काम इधर हुआ कि ये FBI के ज़रिए जो है ये अकामा जस्टिस काजी फ़ाइज़ा का भी निकालने की कोशिश की गई है। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैंने जब ये मटेरियल देख ली है तो साथ ही फिर सरीना ईसा और जस्टिस फ़ाइज़ा ने जब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, सारी इन्फॉर्मेशन, तो हमने जब उन्हें शेयर करने की कोशिश की यही चेक्स की इन्फॉर्मेशन, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने और सरीना ईसा ने कहा कि नहीं, हाँ हम तो असल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को चैलेंज कर रहे हैं। अगर ये हम FBI की रिपोर्ट की मालूमात को हम वसूल करते हैं तो इसका मतलब है हमने हुक्म को तस्लीम कर लिया और उसके नतीजे में होने वाली FBI रिपोर्ट के ऊपर अब हमारा मामला है। तो असल चीज़ जो है आनी तौर पे रिव्यू के स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये देखना था कि उनका पिछला हुक्म सही था या नहीं। तो वो FBI की रिपोर्ट के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो वर्डिक्ट नहीं देना था, कोई मेरिट्स पे तो नहीं डिस्कस करना था। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने न जाने क्या गुस्सा था, क्या कोई पुरानी रंजश थी कि गैर ज़रूरी तौर पे नज़रसानी मरहले पे कुछ मेरिट्स और फैक्ट्स के ऊपर जो काम जुडिशल काउंसिल का था, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इख्तलाफी नोट में, जिसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है, उस नोट में रिकॉर्ड पे चीज़ें लाई और अपनी तरफ से एक, जिसको कहते हैं ना, गुस्सा उतारा है, क्योंकि इख्तलाफी नोट का सिवाय गुस्से के कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होती। तो असूली तौर पे भी जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और सरीना ईसा ने इनकार किया तो उसी वक्त 6 जजों ने भी कहा कि आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इधर बैठे हैं ये देखने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो FBI को हुक्म दिया था वो सही था या नहीं, और आप जो है FBI उस हुक्म के नतीजे में बनने वाली इंफॉर्मेशन और मालूमात को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो बहुत आगे जा रहे हैं। तो 6 जनों ने तहरीरी नोट दिया कि ये इन्फॉर्मेशन वापस की जाती है FBI को और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और शॉर्ट ऑर्डर जो जारी किया था इन 6 जजों ने, उसमें भी क्लियरली लिख दिया था कि जो FBI को दिया गया सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो गैर आइनी और ख़त्म हो गया है और उस मालूमात को अब कोई भी कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मगर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने इख्तलाफी नोट में अपना गुस्सा और अपनी रंजश बज़ाहिर
तासर तो यही मिलता है। अब इस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का जज अगर नज़रसानी के लेवल पे एक साथी जज की और उसकी फैमिली के बारे में ऐसी मालूमात को रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश कर रहा है जो मालूमात आइनी और कानूनी तौर पे नज़रसानी के मरहले पे नहीं लाई जा सकती, वो काम नीचे ट्रायल कोर्ट का होता है या जुडिशल काउंसिल का होता है कि या FBI का करे वो तहकीकात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने दिलचस्पी का इजहार किया, उससे वाज़े होता है कि मामला सिर्फ बैरिस्टर शहजाद अकबर और फ़रोग नसीम का नहीं था, मामला कहीं इनके पीछे जो डोरे हिलाने वाले हैं उनका था, और शायद वो डोरे सिर्फ बैरिस्टर शहजाद अकबर या फ़रोग नसीम वज़ीर कानून तक नहीं आ रही थी, हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक वो डोरें पहुंची हुई हैं, और जिसकी ये झलक हमें इस इख्तलाफी नोट से मिलती है जो 4 जजों का इख्तलाफी नोट है। तो अब अगर देखा जाए तो ये सारा मामला यूँ लग रहा है कि जिस तरीके से ये अब एक बैंक अकाउंट 12 साल पुराना निकाला गया, हालांकि FBR जो है 5 साल से पीछे जा नहीं सकती, और ये भी एक वो अकामा है और सिर्फ एक एम्बेरस करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड पे लाया गया है और एक कंट्रोवर्सी को जारी रखने के लिए लाया गया है। इस तनाज़े को जारी रखना, कंट्रोवर्सी को जारी रखना, इस साजिश के पीछे कौन है और साजिश का मकसद क्या है। और इसके अंदर एक बात तस्लीम करने की है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब का भी टेम्परामेंट कुछ ऐसा है कि उनके जो मुखालफीन हैं उनको मौका मिल रहा है कि उनको जितना तंग करते रहें और उनको जिसको कहते हैं ना टेंटर हुक्स पे रखें, तो वो खुद ना कोई गलती ज़रूर करेंगे जज्बात में आके। कभी सड़क के ऊपर किसी से उलझ के, कभी किसी और जगह पुलिस को बुला लिया, किसी का चलान करा लिया। ये वो मामलात हैं कि जब उन्हें टेंशन में आप रखेंगे तो वो कोई ना कोई ऐसी बड़ी गलती कर देंगे। किसी रोज़ खबर आएगी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई झगड़ा हो गया, किसी मुलाजम के साथ ये हो गया, कोई संगीन मामला सड़क पे हो जाएगा और फिर एक तासुर बन जाएगा जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में कि ये तो है ही ऐसे, ये तो बड़ा मामला है, बड़ा संगीन है, कोई संगीन वाक़या हो गया, उसका इल्ज़ाम भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पे लग जाएगा। तो ये जितनी भी कंट्रोवर्सी है जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को सिर्फ टेंशन में रखने के लिए है और मामले को सोशल मीडिया में ताज़ा रखने के लिए है और ये ट्रोलिंग के लिए एक मटीरियल देने का है। अब हम आते हैं कि ये सारा मामला इसमें और पनामा केस में मुमासलत क्या है। अब देखें, पनामा केस में सबसे बड़ी जो पनामा का एक स्कैंडल आया, पूरी दुनिया की अखबारों में वो छपा, तो वहाँ से क्लू मिला बज़ाहिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी साजिश करने का। वो क्लू क्या था कि पाकिस्तान में जो नैब के कवानीन हैं वो मामला पहले ही चल रहा था। किसी पे इल्ज़ाम लगा दो, आमदन से ज़्यादा सासे पकड़ के जेल में डाल दो, कितने लोगों को जेल में डाला और अब वो बाहर फिर रहे हैं। और शर्म नहीं आती नैब के चेयरमैन को, सुप्रीम कोर्ट के वो भी माशाल्लाह इसी अदालत के जज हैं साबिक। शर्म नहीं आई कि कितने केसेस में मुल्ज़मान बरी हुए हैं, इज़्ज़त के साथ बरी हुए, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो जनाब किसी पे वो इल्ज़ाम लगा दो, नैब में पहले भी ये सिस्टम चल रहा था कि आमदन से ज़ायद असासे पकड़ के जेल में डालो, केस बना दो। वो बेचारा कहे जी अब रसीदें कटो, अब रसीदें ढूंढे जी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले अब रसीदें ढूंढें। तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा आसान काम है। नवाज शरीफ पे भी इसी तरह इल्ज़ाम लगा, हालांकि बराह रास्त उनका नाम नहीं था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पे। और उसके बाद अदालतें इस्तेमाल हुई, पनामा केस का जो बेंच था उसमें जिस तरीके के फ़ैसले आए, जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हुई, आज जाके बहुत से मामलात खुल के सामने आ रहे हैं। तो उसमें हमने देखा कि इल्ज़ाम लगा आमदन से ज़्यादा असासों का और नवाज शरीफ को भी मजबूर किया गया, पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की, उनको टेंस किया गया। इसी तरह काजी फ़ाइज़ ईसा को मजबूर किया गया उनके तहरीरी तौर पे इल्ज़ामात का जवाब दें, रिएक्ट करें। मीडिया ट्रायल नवाज शरीफ का भी हुआ, काजी फ़ाइज़ ईसा का भी हुआ। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना और सुप्रीम कोर्ट में 5 में से 2 जजों ने नवाज शरीफ को बगैर ट्रायल के फ़ारग करने का हुक्म दिया। 3 जजों ने कहा नहीं हम ट्रायल करते हैं, और फिर JIT बनाई गई। जिस तरह पनामा केस में JIT बनाई गई, इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में FBR को हुक्म दिया गया कि आप कलेक्ट करो इंफॉर्मेशन। और फिर जिस तरह पनामा केस के अंदर JIT जो बनाई गई उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो लाई गई और फिर उस रिपोर्ट की बेस पे नैब को रेफरेंस दायर करवाया गया। इसी तरह जुडिशल जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस में सुप्रीम कोर्ट के इन मुअज़्ज़ज़ जजों ने FBR को मामला भेजा, उसकी रिपोर्ट बरखिलाफ़ हुक्म के बावजूद दोबारा आप रिकॉर्ड पे जस्टिस उमर अता बंदयाल लेकर आए हैं। और अब ये मामला पता नहीं जुडिशल कौंसिल में वो ख़ुद अब सरबराह जुडिशल कौंसिल हैं, वो उठाएंगे सुओ मोटो या नहीं, ये भी अब देखने की बात है। लेकिन साजिश एक जैसी लग रही है कि पनामा केस में एक वो जिसको कहते हैं ना कि
मॉनिटरिंग जज बिठा दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, जो ट्रायल कोर्ट्स की मॉनिटरिंग करते थे। और फिर जो ट्रायल कोर्ट में जो नंगी फिल्में चली, जैसे मैंने पहले कहा, और जिस तरह एक जज ब्लैकमेल हुए, वो भी अपनी जगह। फिर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का आप बयान देखें, उन्होंने क्या कहा, जिनको हाई कोर्ट से इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने कहा कि मुझ पे एजेंसी वालों ने रब्ता किया और शरीफ ख़ानदान को रिलीफ ना देने के लिए दबाव डाला। तो ये सारी साजिशें वैसी ही चल रही हैं। ट्रायल पनामा का हो रहा था, अकामा निकाल के नवाज शरीफ साहब को फ़ारग किया गया, और इसी तरह यहाँ पे भी ट्रायल जो था वो इसलिए हो रहा था कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं की। रेफरेंस जो था वो ये था कि डिक्लेयर नहीं किया, और बाद में उससे आगे जाके मज़ीद तहकीकात करवा के अब ये आ रहे हैं कि जनाब वो असासे पहले डिक्लेयर नहीं किए, बल्कि जो इन्होंने ये कहा था कि मेरा इन जायदादों से कोई लेना देना नहीं। अब इनके चेक कोई साइन हुए, अकाउंट में गए थे 12 महीने पहले, और वो चेक डिग आउट करवाए गए सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी एक हुक्म से, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद गैर आइनी करार दिया था। उस हुक्म के ज़रिए FBR ने वो डिग आउट किए, और इस इख्तलाफी नोट में उन चेक्स को भी अब रिकॉर्ड पे लाया गया। तो नवाज शरीफ को अकामा पे फ़ारग किया गया, और अब जस्टिस फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ भी एक अकामा निकाला गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये अकामा जो है ये बग़ैर पजामे के है, और अभी तक जो अमली पजामा है इस मामले में किसी भी किस्म की मनसूबाबंदी को वो अमली पजामा नहीं बनाया जा सका। अब देखते हैं कि नए चीफ जस्टिस जो हैं अदलिया के जो सरबराह हैं, वो अपनी क़यादत में कितना मुत्तहद रखते हैं अपनी अदलिया को। वो कुरान और सुन्नत और हदीस के हवाले देते हैं सच की तलाश के लिए, तो वो कितना ख़ुद को भी एहतसाब के लिए पेश करते हैं। और जस्टिस फ़ाइज़ा के हवाले से किसी किस्म की भी मज़ीद कार्रवाई से पहले क्या वो कुरान और हदीस और सुन्नत की रोशनी में अपने तमाम असासे और अपने साथी जजों के असासे भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डालते हैं या नहीं। मतीउल्लाह जान MJ TV को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।